नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करूंगा जो पिछले कुछ समय से बड़ा ही विवादास्पद हो गया है। खास तौर से जब उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा 10 विधेयकों पर अनुमति नहीं देने की स्थिति में यह कहा कि वह पास कर दिया जाना चाहिए, तो बड़ा चर्चित मुद्दा रहा अनुच्छेद 142 संविधान का, जो है जिसमें पूर्ण न्याय देने की बात कही गई है। इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और मेरी कोशिश यह रहेगी कि आपको यह बताऊं कि क्या है, कुल मामला क्या था और पूर्ण न्याय वास्तविक अर्थों में होता क्या है, कैसे समझा जाए उसको। क्या ऐसा माना जाए कि न्याय अपूर्ण भी होता है? अगर अपूर्ण होता है तो न्याय किस बात का न्याय? प्रश्न हमारे सामने यह है। और अगर पूर्ण न्याय होता है सदैव, तो अलग से संविधान ने अनुच्छेद 142 में पूर्ण न्याय शब्दावली क्यों रखी? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे सामने प्रश्न बनकर हैं, जिनकी समझ हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम संविधान से थोड़ा बहुत भी लगाव रखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं तो हमारी समझ ऐसी अवश्य होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर आज हम लोगों को बात करनी है कि अनुच्छेद 142 है क्या, और पूर्ण न्याय क्या होता है, न्याय क्या होता है, नैसर्गिक न्याय के साथ इसका संबंध क्या है, उच्चतम और उच्च न्यायालय में से उच्चतम न्यायालय तो मान लिया 142 के तहत पूर्ण न्याय देता है, तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया न्याय अपूर्ण होता है? अगर नहीं, तो कैसे हम यह सिद्ध करेंगे कि उसको भी पूर्ण न्याय देने की शक्तियां हैं? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। अभी हाल फिलहाल मैंने हिंदू की एक पत्रिका आती है, सर्फ एंड डाइव, ये पत्रिका है आपकी सर्फ एंड डाइव। इसमें एक आलेख अभी मैंने लिखा है कि गवर्नर्स वीटो वर्सेस द एपेक्स कोर्ट्स पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस। इसमें यहां पर लिखा गया है कि रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस exercise is inherent power under Article 142, raising a question how could judiciary intervene in granting assent to bills। कि तमिलनाडु के राज्यपाल थे, उनके द्वारा जो 10 विधेयकों पर रोक लगाई गई थी, उसको न्यायालय ने कहा कि यह पास किया जाएगा। तो प्रश्न यह खड़ा हो गया कि क्या न्यायालय अपनी इस असाधारण शक्ति का प्रयोग करके यह भी कर सकता है कि वह राज्यपाल के द्वारा लंबित विधेयकों को पास कराने के लिए निर्देश देते? क्या यह राज्यपाल, जो किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है राज्य में, क्या उसकी गरिमा के विरुद्ध नहीं है? या क्या यह न्यायालय द्वारा विधायिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने उभर कर आ गए। उन्हीं की व्याख्या करनी है हमें, और हमें यह देखना है कि यह वास्तविक अर्थों में क्या है। यहां लिखा है कंप्लीट जस्टिस इन हाई कोर्ट्स, और कंप्लीट जस्टिस क्या है यह बात कही जा रही है। यहां लिखा है कि द पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस अंडर आर्टिकल 142 इज डिस्क्रिशनरी टू बी एक्सरसाइज इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस वेयर द कोर्ट कुड बी द ट्रू जज ऑफ द सिचुएशन बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशंस कस्टोडियन। क्या अर्थ हो रहा है कि संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायालय अपनी इस विवेक की शक्ति का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में कर सकता है। चूंकि वह संविधान का संरक्षक है, इसलिए उसको ऐसी हमने आनुवांशिक या विवेकाधिकार या वैवेकिक शक्तियां हमने उसको दी हैं, और उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करके वह संविधान के संरक्षक की भूमिका का निर्वाह करता है। अब इसके पहले कि हम लोग इस पर चर्चा करें, एक नजर डालते हैं अनुच्छेद 142 पर। वो क्या है? डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। यहां लिखा है कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे प्रवर्तनीय होगा। क्या बात कही जा रही है?
मैटर एंड कॉज। दूसरा क्या है कि संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने के किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश कराने के अथवा अपने किसी अवमान का अन्वेषण करने या दंड देने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश करने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी। बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है हमारे लिए यह। इस पर हम लोग बात करते हैं कि अनुच्छेद 142 के खंड 1 में असाधारण परिस्थिति होनी चाहिए। अब इस असाधारण परिस्थिति का क्या मतलब? यदि किसी वाद या विषय में संवैधानिक या विधिक प्रावधान नहीं है, यह असाधारण परिस्थिति है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा आया जिसमें न तो कोई संवैधानिक प्रावधान है स्पष्ट, न ही कोई विधि है जिसमें उसकी बात कही गई है। अब ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति यह दावा कर रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अब इसको इस अंदेशा को कौन दूर करेगा, इस अन्याय को कौन दूर करेगा? तो बहुत स्वाभाविक है कि जो संविधान का संरक्षक है, जो उस भूमिका में है, उसी का यह दायित्व है कि वह एक ऐसी प्रक्रिया अपनाए जो उसको न्याय दे दे, और इसी न्याय को संविधान के अनुच्छेद 142 के खंड 1 में पूर्ण न्याय के रूप में शामिल किया गया है कि वह ऐसा आदेश दे सकता है जिससे कि वह पूर्ण न्याय कर सके यदि उस मामले में, उस विषय में, उस वाद में कोई संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट नहीं है या कानून का कोई प्रावधान स्पष्ट रूप से नहीं है। तो उस स्थिति में हम इसको पूर्ण न्याय की संज्ञा दे सकते हैं। अब क्या है कि अगर वो प्रक्रिया पहले से तय नहीं है, अगर कोई प्रावधान नहीं है, तो जाहिर है कि कोई प्रक्रिया भी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं होगा। इसमें ऐसी स्थिति में यह कहा जाएगा कि जो पूर्ण न्याय का मूल तत्व है, इसेंस जिसको हम कहते हैं, सार तत्व जो पूर्ण न्याय का है, वह वास्तविक अर्थों में नैसर्गिक न्याय है। और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर ही उच्चतम न्यायालय इस तरह के निर्णय दे सकता है कि असाधारण परिस्थितियों में हम किसी को पूर्ण न्याय दे दें। और यह शक्ति उसको इसलिए मिल रही है कि वही संविधान का संरक्षक है और आनुवांशिक रूप से यह शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। इसलिए इसको कहा जाएगा कि यह एक आनुवांशिक शक्ति है, इनहेरेंट पावर है, जो उसे संविधान के संरक्षक की भूमिका में प्राप्त होती है। दिल्ली बार एसोसिएशन करके एक मामला था, दिल्ली जुडिशियल एसोसिएशन करके एक मामला है 1991 का, जिसमें न्यायालय ने यह कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत जो शक्ति है वो बड़ी ही विशिष्ट प्रकार की शक्ति है और इसको हम किसी कानून से सीमित नहीं कर सकते, और इसका उद्देश्य उन परिस्थितियों में न्याय देना है जब परिस्थितियां असामान्य हो, अर्थात जब संवैधानिक या कानूनी प्रावधान नहीं हो। दूसरी तरफ यह एक वैवेकिक शक्ति भी है, डिस्क्रिशन है, कि जैसा वह उचित समझता है। यहां देखिए क्या लिखा है, पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, यह वही तय करेगा कि वह आवश्यक है अथवा नहीं, यह वही तय करेगा। अब प्रश्न यह आ रहा है कि अगर हम पूर्ण न्याय दे रहे हैं तो क्या यह हस्तक्षेप है किसी के भी कार्य में? हस्तक्षेप इसलिए नहीं हो सकता कि हमारे संविधान में
शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है अनुच्छेद 50 के तहत। मैं थोड़ी सी व्याख्या और कर दूं आपके लिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब इसको हम स्ट्रक्चरली ऐसे लिख दें कि अनुच्छेद 142 में पूर्ण न्याय की शक्ति, पूर्ण न्याय का जो मूल या सार तत्व है वह नैसर्गिक न्याय है, नेचुरल जस्टिस है, जिसका अर्थ है कि पहले से कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है और जब जैसी जरूरत होगी न्यायालय उस प्रक्रिया का प्रयोग करेगा। अब इसके बाद क्या है कि आनुवांशिक शक्ति है और विवेक की शक्ति है। राइट? एक मामला यहां पर मैं कोट करूंगा अभी, उसके पहले आपको एक और बात बता दूं कि अगर पूर्ण न्याय का प्रयोग करता है, अपनी शक्ति का प्रयोग करता है न्यायालय, तो जो विवाद का मुद्दा है कि यह हस्तक्षेप कर रहा है विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों में, वो हस्तक्षेप कैसे नहीं है। अनुच्छेद 142 का प्रयोग किसी संस्था के कार्य में हस्तक्षेप नहीं है। शक्ति पृथकीकरण के कारण। कैसे? अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच प्रत्यक्ष रूप से लिखा है हमने कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां अलग होंगी। और दूसरी तरफ है अनुच्छेद 121 और 122 में विधायिका और न्यायपालिका के बीच अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? कि यह लिखा गया कि संसद में किसी न्यायाधीश के आचरण पर तब तक चर्चा नहीं हो सकती जब तक कि उसे पद से हटाने वाला कोई संकल्प विचाराधीन नहीं हो। अर्थात सामान्य परिस्थितियों में न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करने की शक्ति संसद को प्राप्त नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसी तरह से संसद की कार्यवाहियों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा तो संसद की सर्वोच्चता और संप्रभु शक्तियां जो कानून बनाने की हैं उसकी, वह सुरक्षित रहें और उस पर न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करे। भले न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त कर दे न्यायिक पुनर्विलोकन करके, लेकिन जब तक कि संसद विधि बना रही है तब तक न्यायपालिका का कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं होगा। तो शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत बहुत स्पष्ट रूप से है, जिसके कारण हम यह कह सकते हैं कि भारत में न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है और न्याय देने में पूर्णतः सक्षम है। इस बात को पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 मामले में न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि हालांकि समस्त न्यायिक शक्तियां संविधान में निहित हैं, लेकिन भारत में शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत के प्रचलन के कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूर्णतः सुरक्षित है। इसलिए ऐसा कहना गलत होगा कि जब जब अनुच्छेद 142 का प्रयोग करेगा न्यायालय तब शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। ऐसा नहीं कर सकते। वह किसी भी के भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं है, उसका उद्देश्य है न्याय देना। यह बारीक बात है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। प्रथम दृष्टया तो हमें ऐसा लगेगा कि हस्तक्षेप है, कैसे ऐसे रोक दिया किसी ने, लेकिन यह हस्तक्षेप है नहीं, क्योंकि न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है, उच्चतम न्यायालय खास तौर से। इसलिए उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई विकट
जिसमें न तो कोई संवैधानिक प्रावधान है न ही कोई कानून का प्रावधान है, तब क्या होगा और तब अन्याय दूर कैसे होगा? यह बहुत स्वाभाविक है कि उस स्थिति में जो संविधान का संरक्षक है या उसका परम दायित्व है, नैतिक और कानूनी दोनों, कि वह आगे बढ़कर कोई ऐसी बात कहे, नई प्रक्रिया निर्धारित करे, नैसर्गिक न्याय सुनिश्चित करे और नैसर्गिक न्याय सुनिश्चित करके अन्याय दूर करे। एक और बात मामला है कि केनरा बैंक बनाम देवाशीष दास 2003 मामले में यह कहा गया है बहुत स्पष्ट रूप से कि चाहे वो विधि के तहत न्याय देना हो या नैसर्गिक न्याय देना हो, दोनों का उद्देश्य अंतिम रूप से अन्याय दूर करना है। लीगल जस्टिस हो चाहे नेचुरल जस्टिस हो, दोनों का उद्देश्य अन्याय दूर करना है। अगर किसी समय किसी कारणवश विधि ऐसा नहीं कर पाती है तो नैसर्गिक न्याय को वरीयता दी जाएगी। यह खुद कहा है न्यायालय ने केनरा बैंक 2003 मामले में। इसका मतलब है कि जब विधि का कोई प्रावधान नहीं है तो स्वाभाविक रूप से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए यह कहा जाएगा कि पूर्ण न्याय की संकल्पना में या पूर्ण न्याय का जो सार तत्व है, जो उसका इसेंस है, जो मूल तत्व है, वह नैसर्गिक न्याय है। अब रही बात जो प्रश्न मैंने शुरुआत में उठाया था कि क्या न्याय अपूर्ण हो सकता है? नहीं हो सकता। उद्देशिका में कहा गया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार का न्याय। उच्च न्यायालय भी न्याय देता है, लेकिन एक केस रेफर कर रहा हूं मैं। अनिल कुमार जैन बनाम माया जैन 2009। यह जो वाद है इसमें न्यायालय ने कुछ बातें बड़ी स्पष्ट कही हैं। वो क्या है कि जो अनुच्छेद 226 है उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता, वह भी न्याय देती है, लेकिन अनुच्छेद 226 की जो शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 142 की शक्तियों से अलग हैं। दूसरा, न्यायालय ने यह कहा कि न्याय किसी भी कीमत पर पूर्ण ही होता है, किसी भी परिस्थिति में अपूर्ण न्याय होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। यह न्यायालय की भाषा है इस मामले में। इसका अर्थ है कि हाईकोर्ट भी पूर्ण न्याय दे सकता है, भले उसके लिए हमने शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है। प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि वह संविधान का संरक्षक उस रूप में नहीं है जिस रूप में संविधान निर्माताओं ने उच्चतम न्यायालय को उसका संरक्षक बनाया है। इसलिए हमने उच्चतम न्यायालय के लिए पूर्ण न्याय शब्दावली का प्रयोग कर दिया है अनुच्छेद 142 में। उच्च न्यायालय के लिए ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं है, लेकिन सीमित दायरा ही सही। उच्च न्यायालय भी पूर्ण न्याय देता है और उच्चतम न्यायालय तो देता ही है अपने आनुवांशिक और विवेकी शक्तियों के कारण। तो उच्चतम न्यायालय का कथन है अनिल कुमार जैन माया जैन 2009 मामले में कि उच्च न्यायालय भी पूर्ण न्याय देता है, भले उसकी शक्तियां सीमित हैं 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय की शक्तियां अधिक व्यापक है अनुच्छेद 142 के तहत, जिसका मूल उद्देश्य है कि वह संविधान के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि न्यायपालिका जब 142 का प्रयोग करती है तो वह शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए कार्यपालिका या विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है। ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यही हमारे संविधान की बारीक और अति विशिष्ट विशेषता है जिसकी समझ हमें होनी चाहिए। तभी हम संविधान पर उंगली उठाने वालों को का प्रतिरोध कर सकते हैं और उनको यह समझा सकते हैं कि आपको प्रथम दृष्टया जो लगता है चीजें वास्तविक अर्थों में वह नहीं है और उनको गहराई में जाकर हमें समझने की आवश्यकता है। यह पूर्ण न्याय है, अर्थात भारत का संविधान अन्याय दूर करने के मामले में उच्चतम न्यायालय को इस रूप में शक्तिमान बना चुका है जिससे वह बदलती हुई परिस्थितियों में, नए उभरने वाले मामलों में जहां कोई विधि संविधान काम नहीं आएगा, वहां भी वह न्याय दे सकता है। यही हमारे संविधान की, हमारे न्याय तंत्र की बहुत बड़ी विशेषता है। धन्यवाद।